तो वेव्स के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वेव्स की ऑलरेडी वही प्रीवियस नॉलेज से होंगी। तो वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेव्स में बेसिक टॉपिक्स तो वही हैं जो कि आईजीसीएसई ओ लेवल्स में पढ़े होते हैं, लाइक ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। तो ये सारे बेसिक जो डिफरेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो ये सब यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो जर्नल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस तो आपको पता होगा, उसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? हम्म। ठीक है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि वो बेसिक थी। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो न्यू कैटेगरीज आएंगी, ठीक है, उन्हें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी। अच्छा, इसमें एक आपके पास स्टेशनरी वेव का भी आइडिया आएगा, और स्टेशनरी वेव्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स किस तरह से आपने उसको वर्क करना होता है। और क्वांटिटीज में अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज से पहले एक आपके पास और कैटेगरी हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस तो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है। तो उससे आगे अगर हम देखें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, मैकेनिकल्स में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स कोई भी कैटेगरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कोई एक ही आपके पास डिफरेंस हो। तो मैकेनिकल्स की अगर बात करें तो ये आपके पास वो वेव्स होंगी विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो इन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रैवल। और दूसरा ये कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। और उसके अलावा साउंड, वाटर वेव्स, ये सारी एग्जांपल्स होंगी मैकेनिकल में। और इसके अलावा यहाँ पर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी वेव्स थी वो आ जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें फर्दर डिस्कस करें हम कुछ न्यू क्वांटिटीज, तो न्यू क्वांटिटीज में हमारे पास फेज डिफरेंस की क्वांटिटी आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ये सब तो सेम वैसी ही हैं जैसे हमने पहले पढ़ी हैं। लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है वो एक न्यू आएगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करना है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबकी डेफिनेशंस तो एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसे हम पहले यूज करते आए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे फेज डिफरेंस को।
अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर यहाँ पर बात करें तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास अगर कोई भी वेव हम ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल कोई भी ट्रांसवर्स वेव में मीन पोजीशन से कोई भी पॉइंट अगर आप मार्क करते हो, मतलब एक तो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। तो मीन पोजीशन से जब आप पॉइंट को कंपेयर करते हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड बनती है। ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा आप कोई और पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो मीन पोजीशन से, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है मैक्सिमम हो, वो मीन पोजीशन से कोई भी पॉइंट हो सकता है वेव पर। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें फैक्टर हम ऐड करेंगे इंटेंसिटी का। ठीक है, फिर हम आएंगे फेज डिफरेंस पे। तो एक इसमें न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा, इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे कि जैसे आप लाइट की बात करते हो नॉर्मली, तो लाइट अगर ब्राइट हो तो हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी हाई है। और अगर वो डिम हो तो हम यूज करते हैं कि ये कम इंटेंसिटी की लाइट है। तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी का यूज हो रहा होता है कि जितनी आपके पास ब्राइट लाइट होगी उसमें ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में। लेकिन अगर आपके पास वो लाइट डिम है तो इसका मतलब है वहां पर लेस यूज कर रहे हैं हम एनर्जी लाइट की उस स्पेसिफिक एरिया और उस स्पेसिफिक टाइम में। तो आप इंटेंसिटी को डिफाइन करते हो एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। और दूसरा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करते हो तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑलरेडी पावर होता है। ठीक है, तो बस एरिया की क्वांटिटी रह जाएगी, तो पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी हो जाएगी। और अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो तो आई इज इक्वल्स टू, पहले हमने लिखा था एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और दूसरा पावर पर यूनिट एरिया। क्योंकि इसमें से एनर्जी और टाइम को अगर आप कंबाइन कर दो वो पावर बन जाएगा और एरिया अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके ना फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर होगा। और फ्रीक्वेंसी का फैक्टर मतलब हमारे पास लिखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे पास एएस में कहीं वो स्पेसिफिक इतना खास यूज़ नहीं होता। लेकिन वो ए टू में जाकर आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो फिलहाल अभी आपके पास एएस में वो इतना ज़्यादा यूज़ ना हो फैक्टर, लेकिन ए टू में
आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स की अगर बात करें, तो फर्स्ट फैक्टर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसीज वगैरह यूज करेंगे ये सब आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जब आप उनकी डिटेल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करोगे तब। ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास कोई ऐसी रेडिएशंस के बारे में हम बात नहीं करें, तो हम सेकंड फैक्टर पे जाते हैं। मतलब ये हमें पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात ये कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और फॉर एग्जांपल जैसे आप इनिशियल और फाइनल स्टेट कंसिडर करते हो, लेट्स सपोज यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट को कंपेयर करते हो, तो इनिशियल स्टेट मींस I1 A1 इज इक्वल्स टू I2 I2/A2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी। नंबर 3, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो उतना ज़्यादा आपको इंटेंसिटी मिलेगी। और डिस्टेंस की बात करें तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर लाइट सोर्स बहुत दूर हो तो वो डिम हो आपको नज़र आएगी, और अगर लाइट सोर्स बहुत करीब होगा वॉल के या सोर्स के तो आपको लाइट जो है वो ब्राइट नज़र आएगी। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यहाँ पर भी आप इसी तरह से इक्वेशन को रिलेट करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और कांस्टेंट के इक्वल अगर आप इसे कंसिडर करते हो, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो I1 D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फाइनल और भी आप लिंक बना सकते हो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का, क्योंकि दोनों में इंटेंसिटीज आ रही हैं। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करो तो ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो तो यहाँ पर आप इंटेंसिटी को सब्जेक्ट बनाकर अगर कंपेयर करते हो, तो फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। और जब आप इन्हें रिलेट करोगे तो रिलेट करने के बाद ये आपको इसके इक्वल मिल जाएगी। और अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर दो तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फाइनली आपको इस फॉर्म में मिलेगी इक्वेशन। और डी को अगर हम वहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर फाइनली A1 D1 इक्वल्स टू
आप इस इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते हो क्वांटिटीज को। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इंटेंसिटी का आइडिया हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद फेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फेस का कॉन्सेप्ट भी न्यू है, इससे पहले हमने प्रीवियस कोर्स में नहीं डिस्कस किया। तो फेस का कॉन्सेप्ट अगर देखें, अच्छा, फेस या फेस डिफरेंस आपके पास एक ही सिनेरियो है बेसिकली। अगर आप कंपेयर करोगे तो फेस डिफरेंस होगा, अगर आप किसी एक पॉइंट की बात करोगे तो उसका एक फेज होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिनेरियो डिस्कस करना चाह रहे हो। कंप्लीट दो पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हो या सिंगल उसे कंपेयर कर रहे हो पॉइंट को। तो फेस के लिए फाई का सिंबल यूज करेंगे, और ये आपको किसी भी स्टेट के बारे में बता सकता है, पार्टिकल जो भी आपके पास वेव में होगा उससे रिलेटेड। तो इट इज यूज टू टेल अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव। अच्छा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल से, मतलब थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेड इन एंगल्स, तो एंगल्स में से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा अगर वो रेडियंस में कन्वर्ट करने को कहेंगे तो फिर हम उसे 2 पाई आर के रिस्पेक्ट से रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है इसमें कि एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसका आप सिंपल सा सिनेरियो सर्कल से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ सर्कल से कंपेयर करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं, तो लेट्स सपोज ये सेंटर है, और इसी तरह से आपके पास इसकी मीन पोजीशन है। और जब आप यहाँ पर वेव बनाओगे, तो लेट्स सपोज आपके पास वेव गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह की अगर आपके पास एक वेव गिवन हो और आप इस वेव को सर्कल के साथ कंपेयर करो, तो जैसे हमने स्टार्टिंग की है यहाँ पर जीरो से, तो इसी तरह से ये जीरो है आपके पास मीन पोजीशन सर्कल की। और इसके अलावा जब आप यहाँ से किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को कंपेयर करना चाहते हो, जैसे इस पॉइंट को, तो यहाँ पर आप इसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप मीन पोजीशन से कंपेयर करो, तो मीन पोजीशन से आपको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी वेव पॉइंट को इजीली अगर कंपेयर करना चाहते हो एंगल्स की फॉर्म में, तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम पॉइंट पर चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए
इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर ये पॉइंट मिल रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा कि एंगल्स आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, आप ये देखो फर्स्ट वाले का एंगल मिल गया, इसी तरह सेकंड, और आप कोई भी पॉइंट इसमें से कंसिडर कर लो तो वो आपको इसका एग्जैक्ट एंगल बता सकता है सर्कल के रेफरेंस से, अगर आप इसे कंपेयर करो। और ट्रांसवर्स वेव में या कोई भी टाइप की वेव हम जब ड्रॉ करेंगे इसी फॉर्म में गिवन होगी, और वो कंपैरिजन आपको देंगे। ठीक है, अब जैसे दो पॉइंट्स है ना, अब आप इन दो पॉइंट्स को, ये एक ही वेव की बात हो रही है, तो इसमें आप ये दो पॉइंट्स का कंपैरिजन कर सकते हो इजीली, अगर ये आपको एंगल्स मिल जाए। अब क्वेश्चन यही है कि ये एंगल हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि क्या हम इसे मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से? ठीक है, तो हमें प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करना, विदाउट प्रोटेक्टर जो है वो हमें इसे मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को अगर देखोगे, तो जैसे हमने जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद ये आपको 90 डिग्री मिल गया, और फिर ये आपके पास इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट का मतलब ये 180 डिग्री है, इस तरह। फिर आप फर्दर 90 डिग्री पर जाओगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा 270, और फाइनली आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट एक रोटेशन हो जाएगी वेव की और एक सर्कल की, और इस तरह से आप इसके बीच में कोई भी एंगल इजीली इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर आपने मेथड क्या यूज करना है, मेथड आप इस तरह से यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेव को कंप्लीट होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है कैपिटल टी, टाइम पीरियड, तो उसमें एक 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। आपने देखा एक वेव कंप्लीट हुई और उसमें पूरा 360 सर्कल हमने कंप्लीट किया है, तो एक वेव का टाइम पीरियड जो है वो 360 डिग्री एंगल के इक्विवेलेंट आ रहा है। और फॉर सपोज, अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो वो, मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट आपको दे दे 360 से पहले कि यहाँ पर आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे फेस के सिंबल से। अब इन दोनों को लिंक करने का एक इजी मेथड है। तो इसका इजी मेथड ये है कि आप फॉर्मूला यूज करो, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी आपके पास वो टारगेटेड वैल्यू होगी जो उन्होंने आपसे पूछी है, और कैपिटल टी आपको ये बताएगा कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये वैल्यू आप तब यूज करोगे जब आपने डिग्रीज में कैलकुलेट करना होगा। और फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे रेडियंस में पूछते हैं कहीं पर, तो आप सेम फॉर्मूला 2 पाई में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो है वो सिनेरियो हो जाएगा फेज का। और इसमें फेज, अब आपके पास अगर दो पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली हम उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो फेज डिफरेंस के लिए आपके पास सिनेरियो इस तरह से बनेगा, इट इज इक्वल्स टू, अब जैसे आपके पास ये दो पॉइंट्स हमारे पास डायग्राम में बने हुए ना, एक को आपने T1 कंसिडर कर लिया, एक को T2, तो आप इनका डिफरेंस मेजर कर लोगे, और डिफरेंस मेजर करने के बाद आप डिवाइड करोगे कैपिटल टी से, मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, बस दो पॉइंट्स हो जाएंगे एक की जगह। और ऐसा भी होता है कि आपके पास दो वेव्स गिवन हो, ठीक है, और दो वेव्स का कंपैरिजन कैसे होता है ये आप क्वेश्चन से देखते हो
क्योंकि मोस्टली वो क्या करते हैं, दो वेव्स आपको बनाकर देंगे, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली सेम अगर होंगी तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेव्स होती है तो उनका फेज एंगल होगा जीरो, फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सिमिलर चल रही होंगी, तो उनमें कोई भी चेंज, कोई भी एंगल आपको नजर नहीं आएगा। अगर वेव्स थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रही हैं, ठीक है, एक आगे की तरफ है, थोड़ा सा ट्रैवल कर रही है, एक थोड़ा उससे बैक है भी, थोड़ा लैग कर रही है उसके कंपैरिजन में, तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने ये एक वेव बनाई है, अगर इसकी मिरर इमेज हम बनाएं तो उसमें 180 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जहां पर एक वेव टॉप पर है क्रस्ट पे, तो दूसरी वेव जो है वो ट्रफ पे आपको नजर आएगी, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 180, ऊपर 90 और नीचे भी 90, टोटल डिफरेंस 180। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं। इसमें अब हम देखते हैं क्वेश्चन, मतलब फेस का जो एंगल आपने फाइंड आउट करना होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आता है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंस आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर मेंशन है टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव्स भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ये होता है कि जो फॉरवर्ड मूव कर रही हो, ट्रैवल कर सकती हो, एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हो, तो उन्हें प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। लेकिन आगे इसका डिफरेंस आएगा, फिलहाल ये नॉर्मल वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन देखते हैं जो हमने डिस्कस करना है कि वो क्या है। तो दो वेव्स हैं और ये मीट कर रही है एक पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। ठीक है, पॉइंट पी पर इन्होंने मीट किया, और पॉइंट पी पे मीट करने के बाद द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ईच वेव एट पॉइंट पी इज शोन इन फिगर 4.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, और वेरिएशन जो है वो टाइम के साथ गिवन है। अब पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। यूज फिगर 4.1 टू स्टेट वन क्वांटिटी ऑफ वेव y एंड z दैट इज द सेम। इन दोनों में आपने एक क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है जो आपको लगता है एग्जैक्टली सेम है दोनों में। तो बेसिकली दोनों में कौन सी क्वांटिटी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, एक्सेट्रा, इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी क्वांटिटी सेम है? एम्पलीट्यूड सही है। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर आप देखो तो वेव जेड जो है वो छोटी वेव्स हैं। अच्छा नहीं, वो पाई के दोनों सही है, एग्जैक्ट तो छोटी है एम्पलीट्यूड में। हाँ, तो बेसिकली वैसे हॉरिजॉन्टल अगर हम उनका देखें फ्रीक्वेंसी को तो वो सेम है, लेकिन वर्टिकल सेम नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि इनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है। तो नंबर ऑफ वेव्स अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो दोनों में एक जितनी है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन भी आप मेजर कर सकते हो, दोनों का 3 मिली सेकेंड्स पर अपनी एक एक वेव वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर।
उसके बाद आपने ये बताना है कि दोनों वेव्स में क्या चीज़ डिफरेंट है। तो वो अभी आपने आइडेंटिफाई किया था जैसे एम्पलीट्यूड, तो वो दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलावा अब फेज डिफरेंस हमारा मेन इसमें फोकस है कि वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे पता चलेगा बिटवीन द वेव्स। अब आप देखो 1 मार्क के लिए तो इसका मतलब है इसमें कुछ ज़्यादा इतनी वर्किंग और वो इम्पोर्टेंस नहीं होती इसमें, ना ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन होगा। तो फेज डिफरेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो अब ये दो वेव्स हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था एक वेव के लिए तो हमने मार्क करके देखा था पॉइंट्स कि कैसे मार्क करने हैं। अच्छा, पॉइंट्स तो मार्क कर लेंगे लेकिन अब उनको मेजर कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चॉइस आपकी होती है कि आप पॉइंट अपनी मर्जी से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो जो इजी हो आपके लिए मार्क करना और आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में जो वेव्स गिवन है उनमें से कोई एक एक कॉमन पॉइंट कंपेयर कर लें, ठीक है। मतलब हम दोनों वेव्स में से आपको सेम सेम पार्ट को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वेव है जो कि वाई वाली वेव है, उसका हम अगर क्रस्ट देखें, ठीक है, तो उसका क्रस्ट आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आप दूसरी वेव का पहला क्रस्ट कंपेयर करते हो, ये फर्स्ट वेव का हमने फर्स्ट क्रस्ट लिया क्योंकि इजी पॉइंट है, और दूसरे में इसमें भी क्रस्ट मार्क कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दोनों में हमने सेम सेम पॉइंट क्रस्ट के कंसिडर कर लिए, और इसको कंसिडर करने के बाद अब आप इनमें डिफरेंस मेजर कर सकते हो कि कितना आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप टाइम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7.5 यानी 0.75 ये टाइम ड्यूरेशन बन रहा है, ठीक है। और दूसरे में अगर हम देखें तो ये बनेगा 1.1 2 3 4 5 6 7, 1.75 बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास फेज डिफरेंस में ये आपको वैल्यू मिली कि आपने T1 की वैल्यू मार्क की यहाँ से, और ये आपको मिल रही है 0.75 मिली सेकेंड। और जो टू टाइम की वैल्यू आपको मिल रही है यानी दूसरी वेव की, वो मिल रही है 1.75। तो बेसिकली पूरे 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। और 1 मिली सेकेंड के डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पर जो डेल्टा टी आपने करना था वो आप इससे करोगे डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये रहा डेल्टा टी। और अब आपने वह फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा टी की जगह पर आ जाएगा 1। और जो हमने टोटल टाइम मेंशन किया था, तो टोटल टाइम हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि टाइम कंप्लीट हो रहा है, एक वेव कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 3 है। 3 मिली सेकेंड्स पे दोनों वेव्स एक एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, टाइम टू कंप्लीट वन वेव, वो है 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 360। तो अब आप इनको कंपेयर कर लो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हो जाएगा 120।
और लेट्स सपोज अगर आप ये वाले पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप कोई और पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप ये चेक करना चाह रहे हो कि सिर्फ यही पॉइंट्स क्यों सेलेक्ट किए, किसी और से भी तो मेजर कर सकते थे, तो किसी और से भी आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मतलब पॉइंट्स ऐसे चूज कर लो जो आपको मार्क करना इजी हो, ठीक है। आप पॉइंट्स तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन बस ऐसे पॉइंट्स ना हो कि फिर आपको खुद उसको मार्क करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब जैसे आप ये पॉइंट कंपेयर करो जहाँ पे वन क्रस्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब सेम पॉइंट आप दूसरी वेव में से सेलेक्ट करो जहां पर उसका पहला क्रस्ट खत्म हो रहा था, तो वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी अगर आप नोट करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 10 बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा है, पहले भी 10 था, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 मिली सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन से आगे पीछे चल रही है वेव्स। तो इनमें डिफरेंस जो आ रहा है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वो 120 डिग्री का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन फेस डिफरेंस में? तो ये एक दफा रिपीट कर दी, जो आपने 1 और 3 की पावर -3 लिखी ना, ये कैसे आया था? अच्छा, ये इसलिए लिखा है कि आपके पास टाइम की वैल्यू मिली सेकेंड्स में थी, तो वो मिली को हमने कन्वर्ट किया -3 में, और दूसरा ये जो 3 की वैल्यू लिखी है हमने, ये इसलिए लिखी थी क्योंकि हमें वैल्यू लिखनी होती कैपिटल टी की। इसका मतलब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट वेव। तो हमारी डायग्राम में एक वेव कंप्लीट हो रही है 3 मिली सेकेंड पे। अगर आप बड़ी वेव देखो, उसका क्रस्ट आया, ट्रफ आया, एक वेव कंप्लीट हो गई 3 मिली सेकेंड्स पे। इसी तरह से दूसरी वेव को अगर आप देखो तो जहां से उसने स्टार्ट किया था और ये आप पॉइंट बनाओगे, तो वो यहाँ पर आकर एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके साथ आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक इसकी एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो दोनों वेव्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम है, और हमने ऊपर लिखा भी था कि दोनों का टाइम ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी सेम है। तो सेम होने का मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है वेव का वो 3 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों वेव में हमें कॉमन ये चेक करना होता है कि दोनों वेव्स कितने टाइम में कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये 3 मिली सेकेंड्स के इक्वल है। तो जहाँ पर कैपिटल टी आना था, तो कैपिटल टी की जगह पर हमने इस कैपिटल टी की वैल्यू को मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। तो ये आपके पास सिनेरियो यूज करते हैं हम इसमें वेव से रिलेटेड। अच्छा, इसमें फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अक्सर होता है कि क्वेश्चंस में नहीं समझ आ रहा होता, तो वो आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप कैसे उसे डिफरेंशिएट करते हो। इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड कर लिया कि इंटेंसिटी को आपने कैसे रिलेट करना है। अब जो इसमें नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा बेसिकली रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, कि आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस किस तरह से होती है, ये आपने चेक करना होगा। और इसमें ये है कि आपको एक सिमुलेशन भी शेयर कर देता हूँ। उसमें आप ये देख सकते हो कि अगर दो वेव्स किसी भी पार्टिकल किसी भी एंगल पर ट्रैवल कर रही हो, तो उनकी वेव्स किस तरह से बनती है। तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा एक विजुअल उसको अंडरस्टैंड करने में, आइडिया कि ये विजुअली कैसे पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो इंटरफेरेंस का होगा, तो नेक्स्ट हम फिर इंटरफेरेंस से स्टार्ट करेंगे। और इंटरफेरेंस में दो एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। वो दो एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है, जल्दी कवर अप हो जाएंगे। और वो करने के बाद फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इसमें आएगा इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स का। और उसके अलावा फिर इसमें रह जाएगा पोलराइजेशन और डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो बस ये टॉपिक्स इसमें कवर अप करेंगे तो आपके पास वेव्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।